गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 62 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की नई टेस्ट सीरीज चल रही है। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 63। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संसद यानी पार्लियामेंट विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी? कौन से अनुच्छेद में लिखा है? देखिए, आपको पता होना चाहिए संविधान के अनुच्छेद पूछे जाते हैं, कुछ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फेवरेट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए 1 से 5 तक क्या है, आपको पता हो 1 से 4 तक क्या, आपको पता होना चाहिए 5 से 11 तक क्या है, आपको पता होना चाहिए 12 से 35 तक क्या, आपको पता होना चाहिए कि 36 से 51 तक क्या है और 51 ए में क्या है। तो संविधान का अनुच्छेद 2 यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 2 यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। और अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट है, यानी एक ही सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। और भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। तेलंगाना की राजधानी अमरावती को बनाया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ना कि सिक्किम। गलत है पहला स्टेटमेंट। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ना कि गोवा। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। तेलंगाना की राजधानी अमरावती को बनाया गया है, ये भी गलत है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। सी सही है। भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। तो केवल सी यहाँ पर सही है, क्योंकि भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो गोवा है, ना कि सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ना कि गोवा। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संसद किसी राज्य की सीमा, उसके क्षेत्र, उसके नाम में परिवर्तन उसके सहमति के बिना नहीं कर सकती। संसद राज्यों की सीमा, उसके क्षेत्र, उसके नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है, यानी 2/3 मेजॉरिटी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। और गलत है पहला वाला स्टेटमेंट भी, क्योंकि संसद किसी राज्य की सीमा, उसके क्षेत्र, उसके नाम में परिवर्तन उसकी सहमति के बिना कर सकती है। तो दोनों के दोनों ब्लंडर मिस्टेक है। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों गलत है। यानी संविधान के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद नए राज्यों के प्रवेश या गठन अथवा नए राज्यों के निर्माण या किसी राज्य की सीमा, उसके क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन बिना किसी राज्य की सहमति से कर सकती है। संसद यह परिवर्तन साधारण विधायी प्रक्रिया यानी साधारण बहुमत द्वारा करती है, न कि विशेष बहुमत के द्वारा। केवल संसद ही इस संबंध में विधेयक बना सकती है, राज्य का विधानमंडल नहीं। ठीक है, 3 हो गए। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। गोवा, पुदुचेरी, दमन द्वीप, सिक्किम, दादर नगर वाली हवेली, उपर्युक्त में से कौन से क्षेत्र भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं? बताइए कौन से क्षेत्र इसमें एक्वायर किए गए हैं। बहुत फेवरेट है गोवा, पुदुचेरी, बहुत पूछते हैं इनको। देखिए, गोवा, दमन द्वीप और दादर नगर वाली हवेली जो है, ये पहले पुर्तगालियों के अधीन थे। किसके? पुर्तगालियों के अधीन थे। इनको लिया भारत ने, छीना भारत ने। जो पुदुचेरी है वो फ्रांस के अधीन था, सिक्किम भी तो ब्रिटेन के अधीन था।
ये तो सारे के सारे भारत ने अर्जित किए हैं, एक्वायर किए हैं। तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, गोवा, दमन द्वीप जो है सन 1961 में पहले पुर्तगालियों का अधिकार था इनके ऊपर। भारत ने सन 1961 में जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा इन क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया। बात करें दादरा नगर वाली हवेली की, तो 1954 तक यहाँ भी पुर्तगालियों का शासन था। भारत द्वारा 1961 से इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बात करें पुदुचेरी की, तो 1954 तक फ्रांस का अधिकार था इस पर। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। बात करें सिक्किम की, तो 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के पश्चात भारत ने इसे रक्षित क्षेत्र घोषित किया। 1947 तक इस पर जो है चोग्याल का शासन था। एक संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसको सह राज्य बनाया गया। और अगला संशोधन 36वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया भारत का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुदुचेरी, दादर नगर वाली हवेली, गोवा। इनको बहुत पूछते रहते हैं कि कौन किसके अधीन था, कब भारत के अधिकार क्षेत्र में आए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मूल अधिकारों से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब बताइए, उपरोक्त में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? ये चारों लाइन में क्या है, ये मूल अधिकार है। आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कौन से अनुच्छेद में क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट अनुच्छेद के अनुसार याद होना चाहिए, नंबर के अनुसार। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में केवल भारतीय नागरिकों को है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 ये भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि केवल भारतीय नागरिकों को पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है नंबर में 15, आपको याद रखना 16, आपको याद रखना 19, आपको याद रखना 29 और आपको याद रखना है 30। ये जो नंबर है ना फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकार के, केवल भारतीय नागरिकों को है। केवल 15 16, 2 का गैप करना 18 19 का, फिर 15 16 17 18 का गैप करना, फिर 19 को याद रखना, फिर 19 के बाद सीधे 10 ऐड करना 29 और अगला 30 याद रखना। ठीक है। तो भारतीय संविधान के 5 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। कौन से? अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 19 है। विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण केवल भारतीयों को अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रशासन एवं अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार केवल भारतीयों को। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। अगर एफआईआर कोई फॉरेनर आकर इंडिया में करवाता है तो लिखी जाएगी उसकी भी और भारतीय की भी लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप भारत के नागरिक को हम नहीं बचाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा जरा। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है कि संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। अमेरिका एवं भारत में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं। पहली बात तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है कि केवल संसद, ना कि राज्य का विधानमंडल, नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट बनाएगी। 2 साल से विवाद में, पिछले 1 साल से विवादित है, इतना तो पता चल गया होगा। राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा, गलत है। भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, गलत है स्टेटमेंट। केवल अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो जन्मजात होना चाहिए, वहाँ जन्म लिया हुआ होना चाहिए।
भारत में तो देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जन्म हो उसका भारत की भूमि पर। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी गलत है और तीसरा वाला भी गलत है। देखिए अमेरिका में तो दो नागरिकता है ना, दोहरी नागरिकता है, केंद्र की अलग राज्य की अलग। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसमें तो कोई भी सही नहीं हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त तीनों के तीनों कथन गलत है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है, राज्य के विधानमंडल को नहीं। अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में जन्मजात या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। भारत एवं ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मेरी केंद्र वाली अलग हो गई, उत्तराखंड की अलग, ऐसा चलता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में नागरिकता के संबंध में एक संवैधानिक प्रावधान है जिसकी चर्चा की गई है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता कितने से कितने अनुच्छेद में, अभी तो बताया था। एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखी होगी तो करेक्ट कर ले जाओगे। तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 1 से 4 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 12 से 35 में है FR यानी फंडामेंटल राइट्स। और 36 से 51 में क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है वो संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार देता है? वो है अनुच्छेद 10। कौन सा है? अनुच्छेद 10। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा? कौन से अनुच्छेद में लिखा है? ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है ये। अनुच्छेद 9 में ये प्रावधान है, तो पता होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनमें क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है? जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकते हो आप, वंश के आधार पर ले सकते हो, पंजीकरण के आधार पर ले सकते हो, राष्ट्रीयकरण के आधार पर ले सकते हो। नागरिकता अधिनियम 1955 की बात हो रही है। देखिए बाय बर्थ ले सकते हो, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर ले सकते हो, पंजीकरण के आधार पर यानी रजिस्ट्रेशन करवा कर भी ले सकते हो। नेशनलाइजेशन के आधार पर ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं है, देशीकरण होना चाहिए इसकी जगह। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी 5 प्रावधान किए गए। कितने? 5 प्रावधान। कौन से? जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण या प्राकृतिकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 को याद रखिए और ऐसे शब्दों को भी याद रखिए कि नेशनलाइजेशन का उपयोग या प्रयोग या यूज़ नहीं हुआ है। तो 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। कोई भी टेस्ट पढ़ता है उसे इग्नोर ना करें, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जीएस है, अगर आप इसको पढ़ लोगे, इस लेवल तक की पढ़ लोगे, तो आपका एसएससी, बैंक, स्टेट पीसीएस हो गया, ठीक है, या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए जो स्टेट की पीसीएस कराती है, लोअर सबऑर्डिनेट, वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी पूछने का तरीका अलग है। यूपीएससी थोड़ा स्टेटमेंट बनाकर टफ करके पूछ लेती है, वो 4 प्रश्नों को एक प्रश्न में डाल देती है, और दूसरा एग्ज़ाम जो है एक एक सीधा सीधा पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है
तो ये छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न, और यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद।